नमस्कार साथियों, मैं यशवीर सिंह एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपनी सामान्य धन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। प्रिय साथियों, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे कि हमने बंगाल राज्य को स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था अलीवर्दी खान तक। उससे पहले चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सिराजुद्दौला को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बंगाल में जितने भी नवाब हुए उन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? सिराजुद्दौला रहा है और सिराजुद्दौला से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इस टॉपिक में जो हम कवर करने जा रहे हैं, आज कई सारे सेक्शन कवर करेंगे जिसमें कि अपना हम लोग कालकोटरी घटना पढ़ेंगे, अलीनगर की संधि पढ़ेंगे और प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। तो ये बड़े सेक्शन हैं और हमेशा एक बात यहाँ से रही है कि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण है कि इन फ्यूचर आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और किसी भी एग्जाम में अगर इस सेक्शन से कोई प्रश्न आएगा तो इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ कहीं से कहीं तक भी आपका प्रश्न ना तो इससे आउट ऑफ जाएगा और ना ही आपसे गलत कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको आज इतनी अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझाने वाला हूँ। विश्वास कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी और आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट फिर आज की वीडियो को, देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सिराजुद्दौला पढ़ने जा रहे हैं। सिराजुद्दौला अगर कार्यकाल की बात करें 1756 से 1757 बच्चों इसका कार्यकाल था। क्लियर? तो इसको हमें पढ़ना है, इसको डिस्कस करना है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि जब अलीवर्दी खान मरा था तो उसकी 3 बेटियां थीं और 3 बेटियों का विवाह करा गया था। कहाँ कहाँ पर? एक बेटी का विवाह किया गया था यहाँ, तो ये है आपका पटना, ये क्या है आपका पटना। एक को ब्याया गया था यहाँ पर, ये है बच्चों आपका पूर्णिया, और एक का विवाह हुआ था यहाँ पर, यहाँ है बच्चों आपका ढाका। ठीक है, तो 3 जगह उसका पुत्रियां थी, तीनों का विवाह हुआ था। उन 3 पुत्रियों में जो सबसे छोटी थी पुत्री वो उसकी कहाँ थी? पटना में। ठीक है, पटना में उसकी पुत्री थी, सबसे छोटी पुत्री यहाँ थी, सबसे बड़ी पुत्री उसकी ढाका में थी। तो इसकी पटना में जो बेटी थी उसका ही बेटा कौन था? सिराजुद्दौला था, यानी कि अलीवर्दी खान का पोता था कौन आपका, सॉरी नाती था आपका कौन? सिराजुद्दौला। क्लियर? इसका जो वास्तविक नाम है, जो पूरा कंप्लीट नाम है इसका, वास्तविक नाम, पूरे धैर्य के साथ पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत मजा आएगा। वास्तविक नाम था इसका मिर्जा हैदर सिराजुद्दौला, मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला, मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। ठीक है, ये इसका वास्तविक नाम था। मैं इस लेक्चर में जो इसका बार बार नाम यूज करूंगा, केवल सिराज नाम यूज करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा नाम हो जाएगा, तो केवल इसका सिराज वर्ड हम यूज करेंगे इसके नाम के लिए, केवल सिराज। ठीक है, और इसकी माँ कौन थी? तो माँ इसकी पटना में थी, वो इसकी माँ थी। क्लियर? अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खान ने पहले ही घोषित कर दिया था, तो स्वाभाविक सी बात है इसको नवाब बनना ही बनना था। क्लियर? लेकिन जैसे ही नवाब बनता है इसके विरोधी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि कुछ वर्ग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो इसको नवाब के पद पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, या वो खुद अपने आप को बंगाल के नवाब का पद का दावेदार मानते थे। तो उनको समझेंगे कौन व्यक्ति थे। तो जैसे गद्दी पर बैठा तुरंत इसके खिलाफ एक बगावत शुरू हो गई, तुरंत इसके विरोधी खड़े हो गए। तो इन विरोधी से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन इसके विरोधी थे। ठीक है, इसको रफ करते हैं आगे समझने के लिए। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। चलो, तो जैसे गद्दी पर बैठा इसके विरोधी खड़े हुए, तो बात आती है विरोधी कौन कौन थे इसके जिन्होंने इसका विरोध किया था। तो बच्चों इसको समानता 4-5 विरोधी थे। सबसे बड़ा जो इसका विरोधी था, एक था आपका शौकत जंग, शौकत जंग। दूसरा नाम था घसीटी बेगम, थोड़ा नाम अजीब है लेकिन घसीटी बेगम नाम है तो नाम है, क्या करा जाए, घसीटी बेगम। ठीक है, तीसरा जो बंदा था वो था आपका
कृष्ण वल्लभ, एक था आपका राय वल्लभ, और एक था बच्चों आपको अंग्रेज। ये 5 लोग थे जो इसके विरोधी थे, शौकत जंग, घसीटी बेगम, कृष्ण वल्लभ, राय वल्लभ और एक आपका अंग्रेज। ठीक है, इन 5 ने विरोध करा था किसका? सिराजुद्दौला का गद्दी पर बैठने का, उसके नवाब होने का। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ सिराजुद्दौला को, फिर घसीटी बेगम, फिर को डिस्कस करेंगे। तो सब बात करते हैं शौकत जंग कौन था। तो शौकत जंग ये जो पूर्णिया है, यहाँ बिहार में है ये पूर्णिया, तो ये जो था आपका पूर्णिया का नवाब, क्योंकि उसकी अलीवर्दी खान की बेटी थी, पूर्णिया में भी आई थी, और जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी यानी कि इसके शौकत जंग के, तो नवाब कौन बना? शौकत जंग बन गया। ठीक है, शौकत जंग अपने आप को बंगाल के नवाब होने का भी दावेदार मानता था, इसलिए वो विरोध कर रहा था सिराजुद्दौला का उसको नवाब बनने का। ठीक है, तो विरोध कारण क्या था? स्वयं को दावेदार, स्वयं की दावेदारी प्रस्तुत करना, इसलिए इसने विरोध करा था। घसीटी बेगम की अगर मैं बात करूं तो घसीटी बेगम को लेकर थोड़ी बातें बता देता हूं। घसीटी बेगम ये थी ढाका, यहाँ बंगाल में, ठीक है, वर्तमान का बांग्लादेश, तो ढाका में थी घसीटी बेगम। ठीक है, तो जैसे ही ढाका में इसका पति की मृत्यु होती है, शादी के कुछ समय पश्चात इसके पति की मृत्यु हो गई थी और ये ढाका से वापस चली आई बच्चों, कहाँ? मुर्शिदाबाद। तो बच्चों यहाँ पर है आपका, ये जो है ये आपका मुर्शिदाबाद है। ये डायग्राम जो बनाए वो पश्चिम बंगाल का है, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, ये बिहार को शो कर रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाता है नीचे के लिए इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मुर्शिदाबाद है, तो ढाका से कहाँ चली आई? मुर्शिदाबाद वापस चली आई। शादी के कुछ समय पश्चात ही इसका पति की मृत्यु हो गई, ये मुर्शिदाबाद वापस चली आ गई। जैसे ही वापस आई, इसकी सेवा में 2 अधिकारियों को सिराजुद्दौला द्वारा नियुक्त किया गया। इसमें एक था आपका राय वल्लभ था और दूसरा एक हुसैन अली था। इन दोनों अधिकारियों को इसकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया सिराज द्वारा। क्लियर? लेकिन हुआ क्या बच्चा? हुआ ये कि इस घसीटी बेगम ने सपोर्ट करा किसको? शौकत जंग को। ये सिराज को पद से हटा करके इसको नवाब बनाना चाह रही थी। तो एक प्रकार से कहा जाए, सीधी सी बात है, इसने भी सिराज का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और दूसरी बात, इसके महत्वपूर्ण जो बात थी, दूसरा जो अधिकारी था हुसैन अली, उससे इसका प्रेमी संबंध वगैरह स्थापित हो गए थे, जिसके चलते क्या हुआ था, जब ये इस सूचना किसको मिली? आपके सिराज को मिली कि एक कर्मचारी से, एक अधिकारी से घसीटी बेगम के संबंध स्थापित हो चुके हैं या उससे प्रेम करती है, तो उन चीज़ों को लेकर के वो नाराज हुआ और उसने इसके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। इस बात से नाराज होकर के इन दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ गए। आगे चलकर घसीटी बेगम मुर्शिदाबाद छोड़ करके लगभग इससे 10 से 15 किलोमीटर दूर जाकर के एक कैंप में रहने लगी और वहाँ लगभग इसके 10-12 हज़ार अंगरक्षक थे जो इसके साथ रहते थे। इस प्रकार से सिराज के और घसीटी बेगम के बीच में एक लंबी बड़ी दूरी की स्थापना हो गई। और जब घसीटी बेगम कहाँ गई, उसने छोड़ दिया, तो कहते हैं आपके मुर्शिदाबाद को, तो इसको सपोर्ट किसने करा बच्चों? अंग्रेजों ने इसको सपोर्ट करा। और अंग्रेज इसको जो सपोर्ट कर रहे थे, तो ये बात किसको अच्छी लगी? सिराज को। क्लियर? तो इस प्रकार से शौकत जंग, उसके पश्चात घसीटी बेगम ने भी क्या करा था? सपोर्ट करा था। कृष्ण वल्लभ जो था, इसका राय वल्लभ का कौन था? बेटा था। और ये दोनों ही क्या थे? क्या कहते हैं आपके सिराज के विरोधी थे। सिराज के विरोधी थे। कैसे? जब घसीटी बेगम के खिलाफ सिराज ने कार्रवाई करी तो राय वल्लभ के हाथ में उसका दीवान को नियुक्त करा गया था। इसको, इसके हाथ में खजाना था घसीटी बेगम का। अब वो खजाना इसने कहाँ गायब कर दिया, सिराज को नहीं बताया। इसी बात को लेकर के इसके खिलाफ कार्रवाई करी और ये दोनों बाप बेटे कहाँ पहुँचे? जा करके ये कलकत्ता पहुँचे, यहाँ। ठीक है बच्चा, ये कहाँ गए? कलकत्ता। ये है आपका यहाँ जो शो करा है, ये मैंने कलकत्ता शो करा है, ये आपका कलकत्ता वहाँ गए और अंग्रेजों की शरण ले ली। अंग्रेजों ने इनको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करी और जब सिराज ने
इनके विषय में अंग्रेजों से कहा कि भाई इन दोनों को हमें वापस कर दो, इन्होंने हमारे यहाँ कुछ गलत किया हुआ है, इन खिलाफ एक्शन लिया हुआ है। लेकिन अंग्रेजों ने सिराज की बात को पूरी तरह से नकार दिया और उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करा। तो नवाब समझ गया, यानी कि सिराज समझ गया कि कहीं ना कहीं अंग्रेज भी क्या है, अब इन्वॉल्व हो चुके हैं मेरे विरोधियों में। क्लियर? तो यहाँ तक बात समझ में आई, इनको हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं अंग्रेज। जो वास्तविकता है हमारी अंग्रेजों से ही लेकर के है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, वो भी यही क्लियर कर देते हैं। शौकत जंग को लेकर के, है ना, शौकत जंग लगातार विरोध कर रहा था सिराज का। तो फिर फाइनली क्या हुआ, शौकत जंग के और सिराज के बीच में एक युद्ध हुआ, ठीक है। और उस युद्ध का नाम था बच्चों मनीहारी का युद्ध। यहाँ लिख लेता हूँ उसको, ठीक है। उस युद्ध का नाम था बच्चों मनीहारी का युद्ध। इनको सबको रफ करते हैं, सब हो गए, अंग्रेजों को डिस्कस करेंगे अभी। तो शौकत जंग को लेकर के युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में एक, तो वो था आपका मनीहारी का युद्ध। मनीहारी का युद्ध कब हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था आपका अक्टूबर 1757 में, 1756 में ही हुआ था, वो तो बहुत बात की बात हो जाएगी। किसके मध्य हुआ था? हुआ था आपका शौकत जंग के प्लस सिराज के। तो बच्चा बात आई मनीहारी कहाँ पर है? तो मनीहारी ये यहाँ जो है आपका, ये मनीहारी है, ये शो करता है आपको मनीहारी को। मनीहारी वर्तमान में कटिहार डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, यहाँ पर मनीहारी पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पर युद्ध हुआ था। शौकत जंग क्या हुआ बच्चों? पराजित हुआ। ये शौकत जंग क्या हो गया? सब पराजित होगा और क्या हुआ? मारा गया। और जैसे ही मारा गया तो बाकी जो भी विरोधी थे वो अपने आप धीरे धीरे क्या हो गए? शांत हो गए, ठीक है। इसका मारा जाना इस युद्ध में तो एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया सिराज ने अपनी शौकत जंग को लेकर के, ठीक है। तो ये बात, इस छोटी सी बात थी जो रह गई थी बताने से, क्लियर हुआ। अब हम वापस आते हैं विरोधियों में, उसके अंग्रेज को लेकर के। तो एक बात आती है कि अंग्रेज थे आखिरकार, अंग्रेजों से सिराज का मनमुटाव क्यों हुआ था, अथवा अंग्रेजों के और सिराज के मध्य विवाद क्यों हुआ। तो हम उन कारणों को जानेंगे पहले। सबसे पहले कि ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण, है ना, जिनके चलते क्या हुआ था, अंग्रेजों के और सिराज के मध्य विवाद हुआ था। तो पहला कारण यह था बच्चा कि घसीटी बेगम का अंग्रेजों द्वारा सहयोग, पहला कारण यह था। दूसरा कारण वो ये था कि आपका कृष्ण वल्लभ और राय वल्लभ को शरण। नवाब ने कहा था अंग्रेजों से कि भाई इनको वापस कर दे, नहीं करा। तो सीधी सी बात थी, अंग्रेजों के और सिराज के मध्य संबंध क्या हो गए? खराब हो गए। तीसरा कारण था बच्चा, एक था आपका कहते हैं फ्री पास। फ्री पास था, फ्री पास क्या था इसको बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको प्रॉपर नाम है आपका 10 तक कुछ फ्री पास कहलाता है इंग्लिश में। चलो बता दूँ क्या नाम, याद आ जाएगा भी। इसमें यह था आपका फ्री पास में क्या था कि मुगल सम्राटों द्वारा पहले से ही, मैंने आपको बताया था बहुत सारे 1717 का नियम, आपको मैग्ना कार्टा बताया था फारूक सर के समय का। तो अंग्रेजों को एक फ्री पास दिया जाता था जिसके द्वारा वो बंगाल से फ्री ऑफ कॉस्ट व्यापार कर सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, इस फ्री पास का मिस यूज करना प्रारंभ कर दिया और इस फ्री पास को वो अंग्रेज क्या करते, भारतीय व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया। मतलब अंग्रेज का पास उसको किसको बेचा? एक भारतीयों को बेचा। तो अंग्रेज तो उस पास से फ्री व्यापार बंगाल से कर ही रहे थे, लेकिन जब वो पास एक भारतीय के पास गया तो भारतीय भी क्या हुआ, उस पास के माध्यम से फ्री व्यापार करने लगा बंगाल से। तो इस प्रकार से बंगाल के नवाब को दो प्रकार से हानि हुई। एक तो बंगाल उसको टैक्स नहीं, आपके एक तो अंग्रेज उसको टैक्स नहीं दे रहे थे, दूसरा जब वो हिंदू व्यापारी ने या किसी अन्य ने उसको खरीदा तो वो भी क्या टैक्स से बच गया था। तो दोहरा नुकसान हो रहा था किसको? नवाब को, जिसके चलते उसने इसका विरोध किया था। क्लियर? चौथा जो है हमारा वो ये है, मैं आपको बताऊं 1756 से इसको
1756 में एक यूरोप में युद्ध प्रारंभ हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। मैं इसके विषय में आपको पहले ही बता चुका हूँ, कर्नाटक का तीसरा युद्ध पढ़ाते समय इसको अच्छे से मैंने आपको समझाया था। तो 1756 में एक युद्ध प्रारंभ हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध, कहाँ पर? यूरोप में। और बताया था मैंने आपको कि जैसे ही यूरोप में फ्रांसीसियों के और आपके अंग्रेजों के मध्य कोई भी युद्ध शुरू होता था और दोनों ही विश्व के कहीं भी किसी भी कोने में होते थे, आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते थे। इसी का परिणाम यह हुआ कि जब सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ तो इस बात का एहसास हुआ कि भारत में भी क्या होंगे, दोनों ही आपस में लड़ना प्रारंभ कर देंगे। इसी कारण अंग्रेजों ने कलकत्ता का, यहाँ ये कलकत्ता, यहाँ कलकत्ता, ये किसका अधीन था? अंग्रेजों। यहाँ पर अंग्रेजों की फैक्ट्री थी और ये था बच्चा क्या? चंद्रनगर। यहाँ पर क्या है? चंद्रनगर। ठीक है, यहाँ चंद्रनगर है, यहाँ पर कलकत्ता है। तो चंद्रनगर जो बस्ती थी यहाँ पर किसकी थी? फ्रांसीसी। यहाँ पर कौन थे? फ्रांसीसी थे। मेरी बात समझना। तो जैसे ही सूचना मिली, सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ, अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। किलेबंदी मतलब चारों तरफ से दीवार बनाना शुरू कर दिया और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ कर दी, अपने अपने दुर्गों को सुरक्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस बात की जब सूचना मिली, किसको? सिराज को। सूचना मिली सिराज को, तो सिराज ने क्या करा? आदेश जारी करा दोनों के लिए, फ्रांसीसियों को भी और अंग्रेजों को भी, दोनों से कहा कि आप लोग किलेबंदी ना करो। और सिराज के आदेश का पालन फ्रांसीसियों ने पूरी तरह से किया और इन लोगों ने किलेबंदी रोक दी। लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी जारी रखी और सिराज के आदेश की अवहेलना कर दी। ठीक है, तो इस बात को लेकर के सिराज क्या था? नाराज था अंग्रेजों से। क्लियर? तो बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका सीधा सा मतलब था कि मतलब वो जो था, क्या कहते हैं आपका, अंग्रेज जो थे सिराज के आदेश की सीधी अवहेलना कर रहे थे और इस बात से सिराज क्या हो गया? इन लोगों से नाराज हुआ। ठीक है, तो इन सब कारणों के चलते, है ना, अब आगे देखो होता क्या है। यहाँ तक समझ में आ गई? कारण वाली बात क्लियर हो गई? यहाँ तक इसको रफ नहीं करते, जरूरत पड़ेगी इसको अभी आगे और। ठीक है, तो कारण क्लियर हुए हमारे इनके बीच में। क्लियर? ठीक है, आगे देखें तो समझो मेरी बात को। अब इन सब परिस्थितियों में जब इसके आदेश को मानने से मना कर दिया और राजदुर्लभ या कृष्ण वल्लभ को भी कहते सहायता दे रहे थे कौन? अंग्रेज। इन सब कारणों के चलते फाइनली 4 जून 1756 को सिराज ने एक आक्रमण किया और आक्रमण बच्चा यहाँ करा। ये वाला जो बिंदु है आपका, यहाँ, इसको मैं इधर ले रहा हूँ, यहाँ ये है क्या तो लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर है आपका कासिम बाजार, कासिम बाजार। तो 4 जून 1756 को फाइनली जाके क्या करना पड़ा? सिराज को अटैक करना पड़ा। कहाँ पर? अंग्रेजों पर। अंग्रेजों की यहाँ पर कोठी थी कासिम बाजार में, कासिम बाजार। कासिम बाजार मुर्शिदाबाद से 8-9 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर अटैक करा और फाइनली इसको विजय प्राप्त कर ली। इस पर क्या हुआ? विजय प्राप्त किया। ठीक है, इसको विजय प्राप्त की। इसके पश्चात उसने आगे बढ़ा और 15 जून 1756 को नवाब बच्चा कलकत्ता तक पहुँच गया। कहाँ पहुँचा? कलकत्ता पहुँचा। ठीक है, तो स्थिति को क्या हुआ? स्थिति में यह हुआ कि नवाब यानी कि सिराज कलकत्ता पहुंचा। ठीक है, कलकत्ता पहुंच गया। जब ये कलकत्ता पहुंचा स्थिति को, तो यहाँ पर इसे 2 अधिकारी मिले अंग्रेजों के। ठीक है, तो यहाँ का गवर्नर था, कलकत्ता का जो गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम था बच्चा गवर्नर ड्रैक था। और जो यहाँ का सेनापति था, कहाँ का? कलकत्ता का, उसका नाम था मिचिन। ठीक है, इन दोनों को, गवर्नर ड्रैक को, सेनापति मिचिन को, दोनों को ही सिराज ने पराजित कर दिया और ये दोनों भाग खड़े हुए। ठीक है, और ये दोनों भागकर कहाँ पहुंचे बच्चा? ये दोनों बच्चे फुल्टा द्वीप पर, फुल्टा द्वीप पहुंचे। फुल्टा द्वीप कहाँ पर है? तो वर्तमान में ओडिशा में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सीमा और ओडिशा की सीमा जहाँ मिल रही है, उससे थोड़ा सा आगे जाकर के आपको फुल्टा द्वीप मिल जाएगा। क्लियर? तो दोनों वहाँ पहुँचे। अब ये कलकत्ता छोड़ चुके थे दोनों, अब यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था। इन्होंने घेरा डाल दिया कलकत्ता के आसपास जो भी था। फाइनली 20 जून को
सिराज को क्या हो गई, विजय प्राप्त हो गई कलकत्ता पर। ठीक है, चलो तो देखो मेरी आगे बात समझो। अब हुआ क्या, 20 जून 1756, ठीक है, कलकत्ता पर विजय, कलकत्ता पर विजय प्राप्त। और इस विजय के साथ ही क्या करा इसने, कलकत्ता का नाम परिवर्तित कर दिया, नाम परिवर्तित। और बच्चा कलकत्ता का नाम रखा अलीनगर, इसका नाम क्या रख दिया, अलीनगर। ठीक है, तो 20 जून 1756 को कलकत्ता पर विजय प्राप्त करी नवाब सिराजुद्दौला ने, और कलकत्ता का नाम बदल करके कर दिया, अलीनगर कर दिया। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कलकत्ता का नाम या अलीनगर किसका नाम है, तो वो किसका नाम है, आपके कलकत्ता का। अब आगे समझना हुआ क्या, इसको जीतने के पश्चात इसने कलकत्ता जो हवाले करा, वो हवाले कर दिया किसके, बच्चा इसका अधिकारी था मानिकचंद्र, मानिकचंद्र को सौंप दिया। कलकत्ता किसको सौंप दिया, मानिकचंद्र को, और स्वयं मुर्शिदाबाद वापस। ठीक है, कलकत्ता को जीता, 20 जून को उस पर विजय प्राप्त करी, कलकत्ता का नाम बदल दिया, अलीनगर कर दिया। अलीनगर नाम करने के पश्चात इसका एक अधिकारी था मानिकचंद, मानिकचंद को इसका प्रभार सौंप दिया कलकत्ता का, और स्वयं वापस कहाँ चला आया, मुर्शिदाबाद। क्लियर यहाँ तक, तो कलकत्ता की विजय प्राप्त हो गई, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया गया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी सी घटना घटित हुई थी 20 जून की रात को ही, जिस रात इसने विजय प्राप्त करी थी उसी तिथि को एक घटना घटित हुई, इसको इतिहास में एक नाम से जानते हैं हम। ठीक है, इसको रफ करते हैं। क्लियर, और उस घटना का नाम था कालकोठरी घटना, या कालकोठरी घटना, या ब्लैक हॉल घटना कहलाता है। तो काल, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कालकोठरी की घटना या ब्लैक हॉल की घटना। यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुका है, पूछता ये है यह घटना किस तिथि को हुई थी, तो आपका आंसर होगा 20 जून 1756 को हुई थी, कालकोठरी घटना या ब्लैक हॉल की घटना, एक ही बात है। क्लियर। दूसरी बात अब यहाँ पर आती है इसके बारे में, घटना क्या थी। तो देखो बच्चों, जब कलकत्ता से गवर्नर ड्रैक भाग गया, मेंचिन भाग गए, दोनों भाग गए, एक व्यक्ति बचा था यहाँ पर, उसका नाम है A.Z. हॉलवेल। इसके अधीन छोटी सी सेना थी, बहुत छोटी सेना थी, सिराजुद्दौला से सामना हुआ था और यह पराजित हो गया था, और इन सबको बंदी बना लिया गया। और इसके बंदी बनाने के साथ साथ कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं और भी अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार से कुल जो बंदी बनाए गए थे वो आपके 146 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया। 140 व्यक्तियों को बंदी बना करके कहा जाता है, ये जो सब इसने उल्लेख मिलता है इस घटना का, वो A.Z. हॉलवेल करता है, इसी ने इस घटना का उल्लेख करा था। ठीक है, और इसकी पुस्तक है अलाइव द वंडर। इसने जो कालकोठरी की घटना है इसका जो उल्लेख किया है वो अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में किया है। और कहा जाता है कि अलाइव द वंडर पुस्तक में जो घटना का उल्लेख मिलता है ये पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। इसके विषय में भी बात करूंगा बाद में, लेकिन पहले उसको समझते हैं। तो फिलहाल 20 जून 1756 को हॉलवेल सहित अन्य अंग्रेजों को बंदी बनाया गया, जिनकी कुल संख्या 146 थी। यानी कि अगली तिथि को 21 जून को जब इस कमरे को खोला गया तो उस कमरे में केवल और केवल 23 व्यक्ति जीवित मिले, यानी कि 1 2 3 123 लोग मारे जा चुके थे, और एक छोटे से कमरे में इनको बंद किया गया था। तो एक बार प्रश्न पूछा गया है कि जिस कमरे में बंद किया गया था उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्या थी। तो बच्चा कमरे के बारे में बताते हैं, 18 फीट कमरे की लंबाई थी और 14 फीट 10 इंच कमरे की चौड़ाई थी। तो ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गया बच्चा इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो हुआ क्या, ब्लैक होल घटना में ये हुआ
कि A.Z. हॉलवेल सहित अन्य अंग्रेजों को, जिनकी संख्या कुल 146 थी, इन सबको एक 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच है ना चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। और जब अगले दिन इसका ताला खोला गया, उस कमरे को खोला गया, तो 146 में से 123 लोग मर चुके थे और केवल 23 लोग जीवित थे। और ये घटना थी गर्मी की, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो घुटन से है ना उस वजह से ये लोग मर चुके थे। अब ठीक है, तो इस घटना का उल्लेख अब यहाँ पूछा है, इस घटना का उल्लेख किसने करता है? A.G. हॉलवेल ने इस घटना का उल्लेख किया है। पुस्तक क्या है इसकी? अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब इस घटना के बारे में बात करते हैं। तो देखो, इस घटना के विषय में किसी भी भारतीय इतिहासकार ने कोई उल्लेख नहीं किया है। सरासर तौर पर कहा जाता है कि ये जो घटना थी केवल और केवल मनगढ़ंत झूठी घटना है। अगर कुछ ऐसा हुआ भी होगा तो इसके लिए सिराजुद्दौला कहीं से कहीं तक जिम्मेदार नहीं था। ये जो इतनी बड़ी घटना घटित हुई थी, इस छोटे से किसी अधिकारी द्वारा ये इनको कैद किया गया होगा, लेकिन इसके लिए सिराजुद्दौला जिम्मेदार हो ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है। क्लियर? तो पूरी तरह से झूठी घटना थी जो भी था। फिलहाल इसके आगे बढ़े तो फाइनली क्या हुआ, नवाब ने कलकत्ता पर विजय प्राप्त कर ली। और जैसे ही ये सूचना कहाँ पहुँचती है बच्चा? मद्रास पहुँचती है। मद्रास तो आप जानते हो, जैसी ही सूचना मद्रास पहुँची कि कलकत्ता के नवाब यानी कि सिराज द्वारा जीत लिया गया है, तो वहाँ से एक सेना चल दी किसकी सहायता के लिए? कलकत्ता को दोबारा से जीतने के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए। क्लियर? तो इसको रफ करें। ठीक है, और समझना बात को, जब समाचार पहुंचा कहाँ? मद्रास, कि कलकत्ता अंग्रेजों का हाथ से निकल गया है, सिराज ने जीत लिया, तो एक सेना चली। और इस सेना का जो नेतृत्व था, सेना का नेतृत्व एक तो क्लाइव के हाथ में था और एक व्यक्ति और था वाटसन। इन दोनों के नेतृत्व में मद्रास से सेना भेज दी गई कलकत्ता के लिए। और इस सेना ने आकर के सबसे पहले क्या करा? कलकत्ता में आपको बता था मानिक चंद्र था, यहाँ पर कौन था? मानिक चंद्र। तो यहाँ पर बच्चा था मानिक चंद्र। क्लाइव ने क्या करा? मानिक चंद्र को आकर के रिश्वत दी। इसको क्या दिया बच्चों? घूस दिया, रिश्वत दिया। ठीक है, और जैसे इसको घूस से रिश्वत मिली, मानिक चंद्र ने क्या करा? कलकत्ता किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को। और फाइनली 2 जनवरी 1756, सॉरी 70, अब तो 57 लग जाएगा, 1757 को, ठीक है, कलकत्ता पर पुनः अधिकार। और फाइनली कलकत्ता अंग्रेजों को एक बार पुनः मिल गया। ठीक है, मानिक चंद ने रिश्वत ली, इसलिए इनके हाथ से निकल गया और क्लाइव एक छोटी सी विजय प्राप्त कर गया और कलकत्ता मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे की बात समझना होता क्या है। जब ये समाचार किसको मिला बच्चा? ये समाचार मिला किसको? नवाब को। और नवाब के सामने स्थिति बड़ी खराब हो गई। नवाब करे तो करे क्या? देखो कैसे। यहाँ कलकत्ता हाथ से निकल गया, ठीक है, क्लाइव आ गया, उसने इसको जीत लिया। क्लियर? दूसरी बात ये थी, इसको जीत तो लिया कोई बात नहीं, इस समय 2 चीज़ों का डर था सिराज को। एक तो डर इस बात का था कि मराठा लगातार परेशान कर रहे थे। मराठों का डर ये था कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजों से युद्ध छिड़ जाए, कुछ हो जाए और मराठे अचानक से पीछे से आक्रमण कर दें बंगाल के नवाब पर, तो उसे मराठों का डर था। दूसरा, अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी था, लगातार भारत पर आक्रमण कर रहा था, एक डर उसका भी था। तो बंगाल के नवाब को यानी कि सिराज को 2 प्रकार के डर थे उसको, एक तो मराठों का डर था और दूसरा अफगानों के आक्रमण का डर था। इन्हीं परिस्थितियों में उसने उचित यही समझा कि अंग्रेजों से संधि हो जाए तो वही बेहतर है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के फाइनली एक संधि हुई अंग्रेजों के उसके बीच में, उसका नाम कहलाया अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। अलीनगर किसका नाम था? कलकत्ता का। ठीक है, तो ये संधि हुई बच्चों 9 फरवरी 1757 को। किसके मध्य हुई थी? तो ये मध्य हुई थी क्लाइव प्लस सिराज। ठीक है, इन दोनों के मध्य संधि हुई थी 1757 प्लस क्लाइव और सिराज के मध्य हुई थी। अब बात करते हैं इस संधि की शर्तें क्या थी। तो कुछ शर्तें को जान लेते हैं। ठीक है, तो 2-4 शर्तें हैं जो भी हैं उनको पढ़ लेते हैं, शर्तों समझ में क्लियर आ जाएगा। तो देखो, अगर हम बात करें शर्तें की, तो पहली शर्त क्या थी?
पहली शर्त ये थी कि जो कलकत्ता था जिसको लेकर विवाद था, कलकत्ता की किलेबंदी की अनुमति प्राप्त। अब अंग्रेज क्या कर सकते थे, कलकत्ता की किलेबंदी कर सकते थे, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। दूसरा, जो फ्री पास था उसको स्वीकार किया गया, दोबारा से उसको फिर मान्यता प्रदान कर दी गई। तीसरा ये था कि नवाब ने 3 लाख रुपए हर्जाना स्वरूप अंग्रेजों को सौंपा कि इस दौरान जो युद्ध हुए थे इसमें क्षति हुई है अंग्रेजों की, तो क्षतिपूर्ति के लिए 3 लाख रुपए दे दिया। चौथी शर्त ये थी कि बंगाल में अंग्रेज अब अपना सिक्का ढाल सकते थे, उनको अपना सिक्का ढाल करके उसको चलाने की अनुमति मिल गई। और पांचवी शर्त ये थी बच्चा कि जो भी इस मतलब 1757 से पूर्व अब तक मुगल बादशाहों ने जो भी अंग्रेजों को बंगाल में छूट प्रदान की थी, उन सब छूटों को एक बार पुनः बहाल कर दिया गया, उन छूटों को एक बार फिर अंग्रेजों को दे दिया गया। तो इन सब के चलते अंग्रेजों की स्थिति थोड़ा मजबूत हो गई। और सीधी सी बात है, नवाब की यहाँ पर काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई, इसको काफ़ी किरकिरा महसूस हुआ। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। तो अलीनगर की संधि हो गई। इसके पश्चात अब थोड़ा चीज़ें नॉर्मल हो गई अंग्रेजों के और किसके, नवाब के बीच में। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। ये क्लाइव अभी भी दिमाग में गेम खेल रहा था। क्लाइव पूरी तरह से ये चाह रहा था किसी न किसी तरह से बंगाल की समस्या का परमानेंट समाधान किया जाए। वो इस पक्ष में था कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मतलब बंगाल के नवाब को हटाकर कोई कठपुतली नवाब हमारा बन जाए जो हमारे इशारों पर काम करेगा। और उसको सफलता भी मिली। सफलता कैसे मिली उसको भी डिस्कस करते हैं, आगे इसको पढ़ते हैं। इस संधि के पश्चात हुआ क्या, जैसे आप जानते हो कर्नाटक का तीसरा युद्ध इस समय दक्षिण भारत में प्रारंभ हो चुका था। तो इसीलिए क्या, चंद्रनगर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ चंद्रनगर, ये चंद्रनगर रहा। तो मार्च 1757 में, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों यानी क्लाइव ने और वाटसन ने, अंग्रेजों ने चंद्रनगर को जीत लिया। और जैसे ही इन्होंने चंद्रनगर को जीता, नवाब को ये बात बहुत बुरी लगी। नवाब ने बोला अंग्रेजों से कि ये तो सरासर अलीनगर की संधि हुई है उसका उल्लंघन है, क्योंकि चंद्रनगर भले से ही फ्रांसीसी की बस्ती थी, लेकिन क्षेत्र में किसके आता था, बंगाल के नवाब के। इस बात का विरोध किसने जताया, नवाब ने। लेकिन चीज़ें अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर हो चुकी स्वराज के हाथ से, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो चुका था, नवाब को स्पष्ट था कि अंग्रेजों से अब युद्ध होना जरूरी है। दूसरी तरफ क्लाइव भी शांत नहीं बैठा था। क्लाइव के दिमाग में भी एक गेम चल रहा था। उसने क्या करा कि स्वराज को हटाने की नीति अपनाई। वो उसको गद्दी से हटा करके किसी और को नवाब बनाना चाहता था, अर्थात उसने षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो अब बात आती है षड्यंत्र की कि षड्यंत्र कैसे प्रारंभ हुआ, क्या हुआ। क्योंकि षड्यंत्र के पश्चात ही बच्चा युद्ध हुआ था किसका, प्लासी का। तो षड्यंत्र शुरू हो गया किसके, नवाब के खिलाफ। तो इसमें मैं कुछ व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूँ। यहाँ से कई बार प्रश्न पीसीएस वगैरह में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज के खिलाफ षड्यंत्रकारी था अथवा नहीं था। तो सबसे पहला जो षड्यंत्रकारी था उसका नाम है मीर जाफर। एक था आपका राय दुर्लभ, ठीक है। एक था आपका खादिम खान, ठीक है। एक ये था, ये हो गया। और कुछ अधिकारी थे। एक था बच्चा मानिक चंद्र जो कलकत्ता का प्रभारी भी था, मानिक चंद्र। एक था फतेह चंद्र को जगत सेठ कहा जाता था। और तीसरा था आपका अमीन चंद्र, ठीक है। इनके विषय में बताता हूँ आपको। एक और था, यहाँ लिख देता हूँ उसका नाम भी, यार लतीफ़। तो देखो, यार लतीफ़, मीर जाफर, राय दुर्लभ, खादिम खान, ये चारों क्या थे, सैनिक अधिकारी थे, ठीक है। जिसमें मीर जाफर जो था बच्चा सेनापति था।
ये कौन था? सेनापति था। और राय दुर्लभ जो था ये सेना नायक था, सेना का नायक के पद पर। तो बड़े बड़े अधिकारी थे दोनों, सेनापति एक सेना नायक था, ठीक है। और ये तीन जो है मानिकचंद, फतेहचंद, अमीनचंद, ये कौन थे? तो मानिकचंद आपको पता ही है, ये कलकत्ता का प्रभारी रहा था, इसके पास प्रभार रहा था किसका? कलकत्ता का, तो ये अधिकारी हो गया। दूसरा फतेहचंद जगत सेठ कौन था? तो बच्चा फतेहचंद ये जगत सेठ कलकत्ता यानी कि बंगाल का एक बहुत बड़ा सौदागर था, व्यापारी था, मतलब सबसे बड़ा उस समय का जो अमीर व्यक्ति था बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, फतेहचंद जगत सेठ ही था। दूसरा मानिकचंद, ये भी एक बड़ा व्यापारी था लेकिन इतना नहीं जितना कि जगत सेठ है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये सब षड्यंत्रकारी थे जिन्होंने मिलकर के स्वराज के खिलाफ योजना बनाई थी। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो सबसे प्रमुख है आपका अमीन चंद्र, ठीक है। कौन है? अमीन चंद्र। तो मैं इनको रफ करता हूँ, आप इनको नोट कर लो बढ़िया से, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं और मैं अमीन चंद्र को समझाता हूँ अमीन चंद्र की कहानी क्या थी, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अमीन चंद्र बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा लालची व्यक्ति था। और इस अमीन चंद्र ने क्या करा था, है ना, अंग्रेजों को और षड्यंत्रकारियों को आपस में मिलवाया था। अमीन चंद्र, मैं कहानी इसकी ऐसे बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना बाद में। तो देखो, अमीन चंद्र बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी और बहुत ज़्यादा लालची व्यक्ति था, ठीक है, और एक व्यापारी था, सौदागर था। हुआ क्या, अमीन चंद्र ने षड्यंत्रकारी यानी कि मीर जाफर, राय दुर्लभ इत्यादि को अंग्रेजों से मिलवाया, यानी कि किससे मिलवाया? आपके क्लाइव से मिलवाया। इसी के सहयोग से क्लाइव और क्या कहते हैं आपका मीर जाफर आपस में एक दूसरे के नज़दीक आए और दोनों के उद्देश्य स्पष्ट हो गए। उद्देश्य ये था, ये क्लियर हुआ था कि स्वराज को गद्दी से हटा करके मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा और काफ़ी एक अच्छी राशि अंग्रेजों को उसके बदले दे दी जाएगी। और बहुत सारी छोटी मोटी शर्तें हुई थी, जिसमें ये भी शर्त थी कि फ्रांसीसियों की जितनी भी बस्ती हैं वो सारी के सारी किसको मिल जाएंगी? अंग्रेजों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अमीन चंद्र के सहयोग से ये दोनों आपस में आए और षड्यंत्र की कहानी रची गई। लेकिन इसी दौरान अमीन चंद्र ने गेम खेला। अमीन चंद्र बोला कि मुझे 30 लाख रुपए चाहिए और साथ ही बंगाल के नवाब का जो खजाना है उस खजाने का 50% भी चाहिए। इस बात को लेकर के क्लाइव नाराज हुआ अमीन चंद्र से, लेकिन करे क्या, अगर वो बात को ओपन कर देता इस समय तो स्वराज मीर जाफर को मार देता, उसके खिलाफ कार्रवाई करता और जितने भी षड्यंत्रकारी थे सारे के सारे पकड़े जाते। तो क्लाइव ने फाइनली अमीन चंद्र की बात को माना कि ठीक है भाई, मैं तेरी बात को मानने को तैयार हूँ कि तू जो चाह रहा तेरी शर्तें स्वीकार है। तो क्लाइव ने क्या करा, क्लाइव ने गेम खेला। क्लाइव ने बच्चा गेम ये खेला, उसने 2 पत्र लिए, एक था लाल और एक था सफ़ेद, ठीक है। और उसने संधि करी थी किसके साथ, या मतलब समझौता करा था उसके किसके साथ? अमीन चंद्र के और क्लाइव के बीच में हुआ था। तो जो लाल पेपर था उस पर यह लिखा गया है ना, उस पर क्या लिखा गया कि 30 लाख रुपए प्लस आधा खजाना बंगाल के नवाब का अमीन चंद्र को दे दिया जाएगा। और जो वाइट पेपर था इस पर ये सब बातें नहीं लिखी गई, ठीक है। तो जो वास्तविक जो पेपर थे वो कौन सा? सफ़ेद कलर का पेपर था, उस पर था, और जो फर्जी था वो कौन सा था? लाल रंग का पेपर था, वो था, ठीक है। तो सफ़ेद रंग के पेपर पर साइन वॉटसन ने करे, क्लाइव ने करे। लाल रंग के पेपर पर जो साइन करे थे वो किसने करे थे? क्लाइव ने करे थे। लेकिन वॉटसन ने फर्जी संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिसके कारण क्लाइव ने ही जाली तरीके से वॉटसन के साइन करके और ये लाल वाला पेपर किसको सौंप दिया? अमीन चंद्र को सौंप दिया। उसने स्थिति को संभाल लिया, यानी कि षड्यंत्रकार जो भंडाफोड़ होने वाला था, ओपन होने वाली थी बात, वो बात अब दब गई। लेकिन जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ी, कुछ दिनों बाद क्लाइव ने अमीन चंद्र को मरवा दिया और इसकी कहानी क्या हो गई बच्चा? ख़त्म हो गई। ये तो मर गया, लेकिन तब तक पूरा गेम तैयार हो गया। और गेम ये तैयार हो गया कि षड्यंत्रकारी पूरी तरीके से रणनीति बना चुके थे किसके खिलाफ? आपके नवाब के खिलाफ। तो बस एक ज़रूरत थी अब युद्ध होने की। क्लियर? अब युद्ध की शुरुआत यहाँ से होती है, यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। तो सबसे पहले तो बच्चा ये पूछता है डेट क्या थी इसकी, प्लासी के युद्ध की डेट। तो आपको पता ही है सभी को, क्या डेट थी? पहले समझ लो, यहाँ पर ये रहा आपका मुर्शिदाबाद, ठीक है। बंगाल के नवाब को सूचना मिल गई कि क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना आ रही है जो अटैक कहाँ पर करेगी?
कहाँ पर अटैक करने वाली है? मुर्शिदाबाद पर। इसलिए बंगाल का नवाब भी अपनी सेना लेकर के तैयार था और 50,000 सैनिकों के साथ यहाँ पर यानी कि कासिम बाजार के जस्ट नीचे ये बच्चा यहाँ प्लासी, यहाँ पर क्या है? प्लासी। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर डिसाइड हो गया कि यहाँ पर आपका युद्ध होने वाला है। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करो, पानी पी लूँ। देखो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि युद्ध अब होगा ही सीधा। तो इधर से मुर्शिदाबाद को गिरने के लिए चल रहा था कौन? अंग्रेज कलकत्ता से इधर आ रहा था। नवाब को सूचना मिली, नवाब भी अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ गया और दोनों कहाँ मिले? जाकर के प्लासी नामक स्थान पर मिले। ठीक है, तो कहाँ मिले? प्लासी नामक स्थान पर मिले। पहले बात करें युद्ध कब हुआ था, तो बच्चा 23 जून 1757 को हुआ था। इस डेट को रट लेना, रट्टा मार देना खूब अच्छे से कि ये डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं आमने सामने थी, यानी कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। अब बात आती है प्लासी है कहाँ, तो पूछा जा चुका है। तो वर्तमान में जिला है एक पश्चिम बंगाल का नदिया। क्या नाम है? जिला डिस्ट्रिक्ट क्या है? नदिया। नदिया डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर युद्ध हुआ था। यहाँ पर कौन सी नदी किनारे है? तो ये भागीरथी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, भागीरथी, या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा गंगा, क्योंकि गंगा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जानते हैं, इसलिए भागीरथी या गंगा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, दोनों तरफ से सेना तैयार थी, मैदान में दोनों सेना पहुंच चुकी थी। एक तरफ अंग्रेजों की सेना थी तो एक तरफ किसकी सेना थी? सिराजुद्दौला की सेना थी। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व जहां क्लाइव कर रहा था, वहीं सिराज की सेना का यानी बंगाल के नवाब की सेना का है ना गद्दार व्यक्ति मीर जाफर और राय दुर्लभ कर रहे थे। क्लियर? तो देखो अब जो क्लाइव की सेना थी यानी कि अंग्रेजों की जो सेना थी, उस सेना में कौन कौन था? उस सेना में मात्र 950, ठीक है, मात्र 950 पैदल सैनिक थे, पैदल सैनिक थे। किसकी सेना में? अंग्रेजों की सेना में। और ये जो 950 थे ये यूरोपीय व्यक्ति थे, ये भारतीय नहीं थे, यूरोपीय थे। और मात्र 100 क्या थे? तोपची थे, जो तोप वगैरह चलाते थे। मात्र 50 क्या थे बच्चा? नाविक थे, जो नाव वगैरह चलाते थे कि नदी किनारे हो रहा था। और दूसरा 2100 भारतीय सैनिक थे, भारतीय थे। ये छोटी सी सेना थी क्लाइव की, जिसमें 950 पैदल सैनिक यूरोपीय थे, 100 तोपची थे, ये भी यूरोपीय थे, 50 नाविक थे, ये भी तोपची थे, और 2100 भारतीय थे। और दूसरी तरफ जो सिराज की सेना थी उसमें 50,000 सैनिक थे। इसके बावजूद युद्ध में पराजय किसकी हुई थी? फाइनली सिराज की। तो देखो हुआ क्या, अब मेरी बात समझना, ठीक है। ये सैनिक एक तरफ, दूसरी तरफ आपके कौन थे? नवाब के सैनिक थे। युद्ध शुरू हुआ और जैसे युद्ध शुरू हुआ तो हुआ क्या, दो व्यक्ति मीर जाफर और राय दुर्लभ, ये दोनों क्या थे? युद्ध से अपने आप को दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक भी युद्ध में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और दूर खड़े होकर अपनी सेना को, बड़ी सेना को साथ लेके, क्योंकि सेना का जो बड़ा भाग था वो इन दोनों के पास ही था, आराम से युद्ध को देख रहे थे, लेकिन इन्होंने हस्तक्षेप नहीं करा था। तो यहाँ पर दो व्यक्ति थे सेना नवाब की तरफ से, एक व्यक्ति था मीर मदान और एक था मोहन लाल। इन दोनों ने बड़ी ही वीरता के साथ सामना किया था अंग्रेजी सेना का, ठीक है। और मीर मदान ने तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी क्लाइव के सामने कि क्लाइव को पेड़ों के पीछे जाकर के खुद छिपना पड़ गया था, क्योंकि एक आम का बाग वगैरह था वहाँ पर, उसके पास में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो मीर मदान को, जब मीर मदान ने नेतृत्व किया सेना का, जो टुकड़ी इसकी थी उसका संभाला था, अंग्रेजों से सामना हुआ तो क्लाइव को पीछे हटना पड़ गया था, उसने पीछे हटा दिया था। मोहनलाल और मीर मदान बहुत ही बहादुरी के साथ क्या कहते हैं आपके सिराज की तरफ से लड़े थे, लेकिन अचानक से, अब ये नहीं पता कहाँ से, लेकिन अचानक से क्या हुआ, मीर मदान को गोली लग गई। इसको क्या लगी बच्चे? गोली लगी। और गोली लगने से ये तुरंत इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जैसे इसकी मृत्यु हुई, इसकी टुकड़ी क्या हो गई? पराजित हो गई। अगर ये थोड़ी देर और कहा जाता, अगर थोड़ी देर और ये टिक जाता मैदान में तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन मीर मदान मारा गया।
तो फिर एकदम से टुकड़ी क्या हो गई, इसकी पराजित हो गई। दूसरी तरफ इसका साथ जो कर रहे थे फ्रांसीसी कर रहे थे कि इसका नवाब का साथ फ्रांसीसी दे रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन फ्रांसीसी भी क्या हो गए बच्चा, पराजित हो गए। तो मीर मदान भी गया, मोहनलाल भी हार गई, सब हार गए। इन सब के हारने के पश्चात दोनों व्यक्ति अभी भी शांत बैठे हैं, ना तो मीर जाफर आया मैदान में, ना ही रायदुल्लभ आया। दूसरी तरफ क्या हुआ, अब जो नवाब था सिराज ने क्या करा, इन दोनों व्यक्ति से, रायदुल्लभ से, मीर जाफर और अन्य अधिकारियों से विचार विमर्श किया कि इस परिस्थिति में अब क्या करा जाए। तो उन्होंने इसको सलाह दी कि क्या करो, नवाब से ये बोला कि यहाँ से क्या चले जाओ और कहाँ चले जाओ, मुर्शिदाबाद चले जाओ, ठीक है, जो युद्ध है हम अपने आप संभाल लेंगे, ठीक है। मुर्शिदाबाद जाने के लिए नवाब तैयार हो गया और यहाँ से वो ऊँट पर बैठ करके, ये फैक्ट पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध से नवाब जो था किस पर बैठ करके वहाँ से भागा था, तो ऊँट पर बैठ करके यहाँ से भागा था, कहाँ के लिए, मुर्शिदाबाद के लिए चल दिया। क्लियर। तो आप जानते हो पहले से कहानी मिली जुली थी। तो युद्ध में क्या हुआ, फाइनली पराजय हो गई किसकी, सिराज की सेना की। और क्या हुआ, बंगाल का नवाब किसको नियुक्त कर दिया गया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया। और रही बात सिराज की, सिराज के साथ क्या हुआ, जब सिराज यहाँ से निकला और मुर्शिदाबाद के लिए पहुंचा तो मीर जाफर का बेटा है मीरन, इसका बेटा क्या है, मीरन ने एक बेटे मोहम्मद बेग है ना, मोहम्मद बेग के हाथों से सिराज को मरवा दिया। और जैसे ही वो मरा, युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और फाइनली नवाब कौन बन गया बच्चा, मीर जाफर। फिर मीर जाफर ने बहुत सारी छूट प्रदान करी थी किसको, अंग्रेजों के लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मीर जाफर के साथ। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आज पढ़ा सिराजुद्दौला को पढ़ा, सब उसके विरोधियों को पढ़ा, फिर हमने उसके पश्चात अंग्रेजों के और उसके मध्य विवाद के कारणों को पढ़ा, फिर उसके पश्चात हमने फोर्ट विलियम पर जो अधिकार कर रहा था कलकत्ता पर उसको पढ़ा, देन उसके पश्चात अलीनगर की संधि पढ़ी, और उसके पश्चात हमने क्या पढ़ा बच्चा, प्लासी का युद्ध पढ़ा। तो आज इतना सारा हमने इस टॉपिक में कवर किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपका मीर जाफर को, मीर कासिम को, फिर मीर जाफर दोबारा बनता है, फिर वहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, बक्सर के युद्ध तक उस वीडियो में कवर करके फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवर करेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक चीज़ें समाप्त हुई आज की क्लास में, और है ना, तो प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से, मैं आपको प्रॉपर पूरा कवर कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद। और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।